हाय गाइस, वेलकम। आपका सबका स्वागत है कारखेले आईएएस एकेडमी में। ठीक है, तो मेरा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा नाम है दुर्गेश कारखेले और मैंने 4 यूपीएससी के मेंस दिए हैं। ठीक है, 4 यूपीएससी मेंस। ठीक है, ठीक है, उसमें से 3 सिविल सर्विस मेंस के, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेंस है। ठीक है, और अब चलिए और इंटरव्यू दिया है ये। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं कि यूपीएससी सच में उतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है क्या। नो डाउट इट इज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही बोला जाता है, पर उतना भी टफ नहीं है जितनी निगेटिविटी फैला रही है। मान लीजिए आप जितना भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही अटेम्प्ट करना चाहिए। तो एक एज अ टीचर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट से, जो मुझे मिलते हैं, जो मैं लाइब्रेरी में विजिट करके देख लेता हूँ कि कहाँ क्या पढ़ाई हो रही है, बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, कोचिंग के फीडबैक, ये सब के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सच में कंपटीशन है या नहीं। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, डिस्ट्रैक्शन। अब बताता हूँ आपको एक्चुअल में इलिमिनेट बच्चे कितने हो रहे हैं। ठीक है ना, तो बच्चे इलिमिनेशन का मैं बताता हूँ लॉजिक आपको। ठीक, तो देखिए, अब देखिए, मान लीजिए 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, 100%। ठीक है, 100% बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी लाइब्रेरी में जाइए, आप मुझे 100% अटेंडेंस दिखाइए। मान लीजिए लाइब्रेरी में 50 सीट है या 60 सीट है, उसमें से हार्डली 40% के आसपास, 50% भी बच्चे नहीं होते। मान लीजिए लाइब्रेरी का ये रो है सीट वाली। ठीक है, या सीट है इस तरफ इस तरफ, आपको अल्टरनेट रो में भी बच्चा बैठा हुआ मिलेगा नहीं, यहाँ और यहाँ या ऐसा अल्टरनेट वाला भी मिलेगा नहीं। आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ बैठा है बच्चा, एक दो खाली है, वहां बैठा है, फिर एक दो खाली है, यहाँ बैठा है। ठीक है, ये पहली चीज कि लाइब्रेरी में अटेंडेंस ही 40% है। ठीक है, उसमें से मान लीजिए 10 से 20% बच्चे मान लीजिए कोचिंग के लिए गए। ठीक है, अब तो कोचिंग ही ऑनलाइन हो गया, सब लाइब्रेरी में पढ़ के ऑनलाइन करते, अपना भी ऑनलाइन चल रहा है, तो फिजिकली नहीं, तब भी मान लीजिए 10% कोचिंग में गए, 50% हो गए। ठीक है, आपको 50% ये बच्चे देखने को मिलेंगे। अब देखिए, लाइब्रेरी में जो पढ़ रहे हैं 40%, ठीक है ना, 40% बच्चे देख रहे हैं आप लाइब्रेरी में बैठे हुए। ठीक, उनमें भी सब कोई पढ़ नहीं रहे। ज्यादा तो बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम पे देख रहा है, वो कोई इंस्टाग्राम देख रहा है। ठीक है, कोई वेब सीरीज देख रहा है। ठीक है, वेब सीरीज यूट्यूब पे देख रहा है, कोई टेलीग्राम से वेब सीरीज डाउनलोड कर रहा है। तो मतलब सब ये चीजें चल रही है, मतलब डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है ना, वो सबसे बड़ा इशू है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। ठीक, तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की वजह से प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं। मान लीजिए 40% बच्चे बैठे, आधे तो टाइम पास भी कर रहे, तो मान लीजिए इसमें से हार्डली 25% बच्चे जेन्युइनली पढ़ रहे। ठीक है, ये हुआ ये चीज, ये कैलकुलेशन कि हार्डली लाइब्रेरी में 100% से 25% ही बच्चे आपने को सीरियसली पढ़ने को दिख रहे। ठीक है, अब ये 25% पढ़ रहे। ठीक, तो 25%, देखिए 25% में भी, अब 25% बच्चों में भी देखिए 25% पढ़ रहे। अब सबके पास डायरेक्शन किसके पास है, डायरेक्शन। मान लीजिए कोई कुछ भी पढ़ रहा है, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर कैसा पढ़ना है किसको पता नहीं है, कोई ब्लाइंडली पढ़ रहा है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कोई एनालाइज कर नहीं रहा है, किसी के पास हार्डली सिलेबस भी कौन देख रहा है सब्जेक्ट स्टार्ट करने बजे। ठीक है, एक रिवीजन की मेथड होती है, मेरा अपने ऐप पे कोर्स है, देखिए स्मार्ट मेमोरी टेक्निक है, मेमोरी टेक्निक। ठीक है, तो मेमोरी टेक्निक वीडियो में ये मैंने हमेशा बात करता हूँ, इबिंगहाउस मेथड, इबिंगहाउस मेथड ऑफ रिमेम्बरिंग। इबिंगहाउस मेथड है, उसने एक रशियन साइंटिस्ट था इबिंगहाउस। तो इबिंगहाउस ने क्या किया, एक ह्यूमन ब्रेन पे रिसर्च किया। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन में रिसर्च किया, तो वो ये पाया उसने कि जैसे आदमी पढ़ता है तो उसका फॉरगेटिंग कर, अगर रिवीजन नहीं करेगा तो फॉरगेटिंग कर डिक्लाइन होता जाता है, फिर रिवीजन करेगा अप रहेगा। तो ये डिटेल वीडियो आप इबिंगहाउस अपने ऐप पे कोर्स दे सकते हैं। और देखिए कितने का कोर्स है वो, मान लीजिए 499 रुपए का कोर्स है, उसमें मैंने बहुत मेहनत की है, 3-4 घंटे के लेक्चर होंगे, 6-7 लेक्चर होंगे उसमें। ठीक है, तो या मत हेजिटेट करिए कि मैं परचेस क्या करूं, कोई भी नॉलेज लेना हो
इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सब लोग करते हैं, मैंने भी कितने कोर्स हर जगह किए नहीं, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो रिवीजन का मेथड किसी को पता नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब रिवीजन पता नहीं, अब देखिए दूसरी चीज ये हो गई उसमें, ठीक है, कि अब जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेथड एक्यूरेसी नहीं है, 25% बच्चे पढ़ रहे थे, ठीक है, तब भी उसमें से मान लीजिए हार्डली 15 से 20% बच्चों को एक्चुअल में सही तरीके से सही ढंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज ये हो गई कि हमारी लाइब्रेरी का प्रेजेंस और लाइब्रेरी वाले में, ठीक है। अब देखिए और एक चीज नोटिस की जा रही है कि देखिए लाइब्रेरी में डिस्ट्रैक्शंस क्या है। हमने पहली बात की डिजिटल डिस्ट्रैक्शन में, सब लोग डिजिटल डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं, ठीक है। सेकंड चीज ये है कि लव या रिलेशनशिप। अब देखिए जब हम पढ़ रहे थे, आपको थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ, 4-5 साल पहले हम पढ़ रहे थे तो इतने लड़के एंगेज नहीं थे। अब देखिए ऑलमोस्ट 80% लोग एंगेज है, ठीक है ना, 80% एंगेज है। अब देखिए रिलेशनशिप में कितना टाइम देना पड़ेगा, मतलब आपका रिलेशनशिप नया बिल्ड, कोई भी जीरो से कोई चीज बिल्ड कर रहे हैं हम, तो इसमें मेहनत जाती है, ठीक है ना, हर चीज बिल्ड करने में एफर्ट जाता है। तो आपका रिलेशनशिप, मतलब बहुत से बच्चे इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, इसमें डिप्रेशन में, कि कोई मेल से मतलब कोई प्यार में फंसा है, मतलब सब डिस्ट्रैक्शन, ये भी डिजिटल लव डिस्ट्रैक्शन है। आपको एक बात बताऊं, आपको मान लीजिए हार्मोनल की वजह से ये फीलिंग उस एज में हमारे जो स्टूडेंट एज है उसमें ज्यादा रहती है, टेस्टोस्टेरोन हावी होता है, ठीक है ना। पर ये सोच के देखिए, मान लीजिए आप लड़का हो, ठीक है ना, अगर आपको जॉब ना लगे, ठीक, आपको जॉब लगे, वैसे भी कितनी भी आपकी पार्टनर लॉयल हो, कुछ भी हो, जॉब मैंने अभी तक मेरे 30 एज के एक्सपीरियंस में देखा है, 30 साल तक, कि हार्डली 0.1% कपल, मतलब 100 में भी नहीं, 1000 में से एक कपल फाइनली मैरिड होता है, ठीक है ना। और लड़कियों की बात ये है कि लड़कों के पास जॉब ना हो ना तो उससे कोई शादी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये बात जरूर ध्यान लिख लिए, मनी इज पावरफुल देन लव, ठीक है ना, मनी इज पावरफुल देन लव, ये हमेशा इक्वेशन याद रखिए, ठीक है ना। या आप अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं, अरेंज मैरिज में भी कर रहे हैं तो क्या देखा जाता है, आपकी स्टेटस, हैसियत देखी जाती है, आपके पास कितना पैसा है, आप एज अ पर्सन, आपको कोई कीमत नहीं करता, एज अ पर्सन यू आर नॉट वैल्यूड। सो इस हार्ड रियलिटी को याद रखिए, हमेशा याद रखिए, लव रिलेशनशिप ये सब सेकेंडरी चीजें है, फर्स्ट लव है यूपीएससी, फर्स्ट टाइम यूपीएससी को देना है, बाद में बाकी चीजों को देना है। तो बहुत से लोग इसमें फंसे सेकंड स्टेज में, ठीक है ना। पहला डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। अब थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज में फंसे कौन से लोग हैं, कि थर्ड चीज में ये है कि करेक्ट गाइडेंस या मेथड, करेक्ट गाइडेंस या मेथड ऑफ स्टडी। तो ये भी बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट जमाने में हर पन्ना पेज टू पेज रीडिंग करने बैठ जाओगे आप, तो आप पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। लक्ष्मीकांत कितने पेजेस है, अब 700-750 पेजेस का लक्ष्मीकांत आ गया, ठीक है। स्पेक्ट्रम की भी बल्कि बुक बन गया है, मान लिया हर कोई बुक बल्कि है, आपको सब पेजेस पढ़ने हैं क्या, नहीं। आप मान लीजिए एनसीईआरटी भी है तो आपको सब चीजें नहीं पढ़नी है, आपको सिलेक्टिव पढ़ना है। और ये नॉलेज कहाँ से आएगा, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करोगे, ठीक है ना, उससे आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप सही से पढ़िए। अब मान लीजिए प्रीलिम के लिए अपनी एक बैच है अपने कोर्स पे, ठीक है ना, इलिमिनेशन टेक्निक्स पे बैच है, ठीक है ना, इलिमिनेशन या ट्रिक्स पे बैच है। उसमें मैंने एक रिपीटेड थीम्स वाला एक सीरीज है, उसमें रिपीटेड थीम्स, ठीक है। रिपीटेड थीम्स में आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी थीम्स रिपीट हो रही है, आपको ये रिपीटेड थीम्स पे ज्यादा फोकस करना है। सेकंड चीज मैंने वहां भी बताया, एनसीईआरटी में कौन सी चीजें पढ़नी है, ठीक है, तो वहां भी याद रखना है आपको, एनसीईआरटी भी कौन से सेक्शन से किस हिसाब से। मान लीजिए एनसीईआरटी में जो पिक्चर होते हैं ना, स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। जो आपका आरा घट्टा था, बाकी चीजें थी, वो ऐसे स्क्वायर से आए थे। तो आपको एनसीईआरटी करेक्ट गाइडेंस का अभाव, ये मान लीजिए थर्ड मेथड है, थर्ड डिस्ट्रैक्शन है, जिससे मैं मानता हूं कि ये रियली जो रॉन्ग वे से पढ़ रहा है ना, रियली कंपटीशन में नहीं है। जो करेक्ट वे से पढ़ रहा है वो रेस में है, ठीक है ना।
अब अगली बात आ गई कि अब ये हो गया, हमने 3 मेथड देखे डिस्ट्रैक्शन के, ठीक है ना। अब चौथी मेथड देखिए, राइटिंग। कितने लोग डेली या वीकली राइटिंग करते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये पार्ट किस चीज का है, इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी कितने कितने के पास है, आपके पास कंसिस्टेंसी होगी ना, आप विनर हो, विनर हो, आप डायरेक्ट विनर हो, कंसिस्टेंसी होगी। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन मतलब क्या है, हमने अभी वो शो वाला एक सीरीज देखा है, उसमें उसने एक बोला है कि डिसिप्लिन इज लाइक अ ब्लिस। डिसिप्लिन बहुत बढ़िया चीज है, ब्लिस है आपके लिए, ठीक है। डिसिप्लिन मतलब क्या है, आपने डिसाइड किया है कि मैं संडे, ठीक है, एट 10 AM आंसर राइटिंग करने के लिए बैठूंगा, तो आप 10 AM को आंसर राइटिंग करते हुए दिखने चाहिए, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन, ठीक। तो ये सारी चीजें, अब ऐसी चीजें देखिए, ऐसे डिस्ट्रैक्शन होते रहेंगे। तो मैं जेन्युइनली मानता हूं कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और ये फैक्टर देखिए, तो मान लीजिए हार्डली 20% कॉम्पिटिशन है, मान लीजिए 5-6 लाख सीरियस एस्पिरेंट फॉर्म भरते हैं, 5-6 लाख में से हार्डली मान लीजिए उतने ही कैंडिडेट है, ठीक है ना। तो इसी के लिए याद रखिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, आपको डेडिकेटेडली, आपको हार्ड वर्किंग, आपको ज्यादा एफर्ट करने हैं, ठीक है ना। तो ये गाइस इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।